आप काफ़ी अनुभव हो गया लेखक पत्रकारिता में है तो है ही बिल्कुल भी। पत्रकार लाइफ टाइम पत्रकार रहता है, डॉक्टर लाइफ टाइम रहता है, वकील लाइफ टाइम रहता है। आप मैं बता दूं, पत्रकार मैं हमेशा तीनों ही हूँ। रहेंगे। आपसे बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई। आपने बोला पत्रकार लाइफ टाइम रहता है, डॉक्टर लाइफ टाइम रहता है, वकील लाइफ टाइम रहता है। आपसे बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ, तो मैंने उस दौरान में पीएचडी कर चुका हूँ, तो मैं आपने डॉक्टर संजय डॉक्टरेट सिंह भी भी किया हूँ, है, एडवोकेट भी है, मैंने पता है वकील भी रह मुझे। चुका हूँ। तो आप सारी जो चीज़ें मेरे पे डाल जो सकते हैं कि बिल्कुल नहीं नहीं, आप पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब रियल में ऐसा है, आप सोच सकते हो। तो आपका अनुभव का फायदा होता है। आपका पहली किताब लिखने में ज़्यादा परेशानी हुई होगी शायद, पहली अब किताब में, दूसरी किताब लिखने में थोड़ा कम, और पूरा अनुभव हो गया, तो आपको क्या इसका लाभ मिलता देखिए है? पहली किताब लिखने में नयापन था, तो डेफिनेटली और परेशानी हुई थी। मेरे साथ दूसरी दिक्कत थी कि मुझे मेरी भाषा के अंदर जब मैं लिखता हूँ तो त्रुटियां बहुत होती है, मतलब जो शुद्धता की कमी है, कंटेंट की कमी नहीं है। तो मैं वो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अगर मेरी किताब है उसमें भाषाई अशुद्धि वो तो वगैरह, कोई तो भी प्रूफ मैं रीडिंग कर तो मेरे लेगा। हिसाब से कि भाई आइडर एडिटर की कमी है या मेरे प्रूफ रीडर की कमी है। मेरा काम कंटेंट ढूंढना है। अगर मैं कंटेंट अच्छा लिख रहा हूँ, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक है, बिंदी यहाँ की वहाँ हो गई, ऊ की मात्रा छोटी, हाँ, ऊ की हरस मात्रा बड़ी, दीर्घ वो सब मेरे छोटी प्रूफ रीडर का फेलियर है। वो मेरा फेलियर नहीं, मेरा काम किताब लिखना है। मैं किताब लिखूंगा बहुत तो सही बात। वो मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ। और हर किताब लिखने के अंदर होता है, बिकॉज हर किताब लिखने में आपको एक बहुत मेहनत अलग अलग तरह से जूझना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मैंने शीना बोरा पे जो किताब लिखी थी, उसमें मैंने अराउंड 10 या 20 हजार के ऊपर पेजेस के मैंने लीगल डॉक्यूमेंट पढ़े। हाँ, रिसर्च वर्क किया। हाँ, उसके बाद में 300 पन्ने की किताब लिखी। अब 20,000 पेजेस के लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ने में, लीगल लैंग्वेज में पढ़ने में, उसको समझने में, फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में डालने में टाइम तो जाता ही है। बिल्कुल, बहुत टाइम तो जाता हर किताब अपने साथ में लेकर आती है, और एक हर किताब लेखक को उसकी जो प्रसव पीड़ा है वो देती ही देती है। लेकिन हर प्रसव पीड़ा के बाद में जो है, आनंद अगर आपका, मिलता है। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है। तो पहली जब किताब आपने लिखी थी तो आपको आइडिया नहीं था कि ये बॉलीवुड में या इसका कैसे पिक्चराइजेशन होगा, बिल्कुल फिल्मांकन कैसे होगा, तो आपने उतना वो सोचा नहीं होगा, आपने सिर्फ पेपर पे लिख दिया होगा। जी। बाकी आप बाद में आपको जब आप पे वेब सीरीज बनी सीजन 1 और जो भी है तेलगी पर, तो आपको लगा होगा कि अरे इसको थोड़ा ऐसा आप विजुलाइज भी करने लगे होंगे, जी क्या बिल्कुल। लगता है? नहीं बिल्कुल, देखिए पहली जब किताब लिखी थी 2003-4 में, तब ओटीटी नाम की चीज़ ही नहीं थी भारत में। ओटीटी क्या होती है, जब मैंने किताब लिखी थी तो मुझे तब पता भी नहीं था कि एक दिन स्मार्टफोन जैसी चीज़ आएगी, या एक दिन 2G 3G इंटरनेट आएगा, एक दिन लोग मोबाइल के ऊपर पूरे वीडियोस देखेंगे, एक दिन ओटीटी नाम की चीज़ आ जाएगी। 95 हम तक पेजर चलता था। हाँ, तो मुझे 2003-4 में अंदाज़ा ही नहीं था जब मैंने किताब लिखी थी। वो तो मुझे किताब लिखना था, एक इतना बड़ा स्कैम जो मैंने एक्सपोज़ किया था, उसको मुझे कहीं न कहीं डॉक्यूमेंटेशन करना था कि पता चले। उसके बाद वो पड़ी रही 17-18 साल तक वो। फिर उसके बाद में जब उसका यूज़ हुआ तब मुझे लगा अरे ना, ये सही टाइम है कि इसका अगर ये किताब के राइट्स जा रहे हैं, तो ऐसे मेरे पास पत्रकारिता जीवन में इतना लंबा पत्रकारिता जीवन रहा है, तो बहुत सारी स्टोरीज़ रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इन स्टोरीज़ को किताब के शक्ल में लाएँ। और उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि देखिए स्टोरी बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड होती है। पत्रकार जब लिखता है तो उसके पास 300 शब्दों की लिमिट होती है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को समझा ही नहीं पाता। अगर किताब में उसको सिलसिलेवार तरीके से समझाया जाए, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, और आप पात्रों के कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर या मन स्थिति को पकड़ने की कोशिश करें, तो शायद एक चीज़ हो सकता है। तो फिर मैंने उसके हिसाब से किताबें थी, वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैंने लिखनी शुरू की। मुझे लगा कि ये दौर है कि लिखना चाहिए, और उसका ये देते देते फ़ायदा होता गया। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि बिकॉज ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू किया। या देखिए हर लेखक का अपने एक तरीका फ्लेवर हाँ, होता है। मुझ में विजुअलाइजेशन या दृश्यात्मकता के हिसाब से मैं लिखता हूँ। कुछ लेखक होते हैं जो शब्दों को भारी भरकम हैवी ड्यूटी शब्द होते हैं उसके हिसाब से लिखते हैं, कुछ अपने लिटरेचर के हिसाब से नहीं नहीं, लिखते हैं, आपकी इस भाषा कुछ बड़ी अपने सरल है, एकेडमिक वाले कोई के भी हिसाब पढ़ से सकता है। लिखते हैं। तो मेरा ये जो था कि मैं आम सिंपल सी जो लैंग्वेज के अंदर लिखूं, और जितनी दृश्यात्मकता कायम कर जाए, जो जब पाठक पढ़े तो पाठक को कुछ विजुअलाइजेशन होने में थोड़ी सी उसको परेशानी हेल्प, ना हो, हाँ ज़्यादा हेल्प हाँ, मिले। उसको हेल्प मिल जाए, उसको थोड़ी दिक्कत नहीं आए, तो वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा एक डिबेट सी चलती रहेगी राइटिंग के अंदर कि भाई एक तरफ लिटरेरी वैल्यू होगी, दूसरी तरफ पठनीयता होगी, रीडेबिलिटी, साहित्यिक मूल्य वर्सेस रीडेबिलिटी का बिल्कुल, डिबेट होता है। मैं हमेशा रीडेबिलिटी यानी पठनीयता है उसको उसको पसंद। प्राधान्य देता हूँ। तो अभी आपने 6-7 किताबें अभी तक लिख डाली, तो और कितनी किताबें लिखने की प्लानिंग है? क्या जीवन में और क्या प्लान करना है? देखिए
किताब के साथ ऐसा होता है ना, किताब आप लिखते नहीं, किताब अपने आप से आपको लिखवा लेती है। मैंने पहली किताब लिखी और दूसरी किताब लिखी, इसके बीच में 17 साल का फासला था। मैं तो वही व्यक्ति था, मेरे दिमाग जो था वैसे ही चलता था, तमाम चीज़ों था। तो किताब आपको लिखवा लेती है, आप लिखते नहीं, और लिखने के बाद ख़त्म होने के बाद जो इस व्यक्ति ने लिखा वो शायद कहीं और चले जाता और आप वहीं पे रह जाते और किताब अलग हो जाती है। या अभी आने वाले साल में 2026 के अंदर मेरी 2 किताबें आ रही। पहली बार मैंने एक फ्लेवर चेंज करने की कोशिश की है। एक किताब मैंने लिखी है बालू पालवणकर पर। ये 1875 से 1925 के बीच में इनका ये काल रहा था। भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, मैं कहूँगा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से गेंदबाज रहे, जिनको उनकी जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया, साइडलाइन किया गया, दबाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी तमाम चीज़ को लड़ते हुए उसने मकाम बनाया क्रिकेट की दुनिया के अंदर। और ये रणजी के समकालीन थे। आगे जाके उन्होंने विदेश में भी, जब भारत के जो पहला टूर हुआ था उसमें भी जाके किए थे। बट उस आदमी के साथ में भारत में किस हद तक न्याय हुआ, या न्याय हुआ, उस आदमी ने क्या क्या भुगता था, उसके ऊपर किताब रखी। और देखिए बड़ा रिसर्च में दिक्कत हुआ था। कहाँ 1875 की बात कर रहा हूँ, 1975 नहीं, 1875 से 1925 के बीच के कालखंड में जाके पुरानी चीज़ों को ढूंढ के लाना, रिसर्च करना। और उसके दौरान बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें, 4 साल मुझे लगे किताब को रिसर्च करके लिखने में। और वो किताब है, वो एक रिलीज़ होगी। और एक किताब मैंने लिखी है, वो फिक्शन है, जो सेट है इनटू 2035, 2035 का कालखंड एकदम विकसित भारत जैसा आपने मैप प्लान बना लिया। हाँ, 2035 का है। भारत विकसित है कि नहीं ये डिबेट का मुद्दा होगा तब भी, और आज भी है। वो तो बहुत सारे चल रहे हैं, गजवाए हिंद भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं। या तो वो चीज़ों का है। बट ये 2 किताबें हैं जो 2026 के अंदर पब्लिश होगी, दोनों अलग अलग फ्लेवर की है। पहली बार मैंने रेगुलर क्राइम से हटके एक क्रिकेटर की बायोग्राफी है लिखी है, जो सोशल स्टोरी है। और दूसरी एक है कि रियल क्राइम के बजाय एक फिक्शनल चीज़ लिखी है 2035 के अंदर, फ्यूचरिस्टिक हिंदी की किताब है। और वो हाइब्रिड हिंदी में लिखी है। हिंदी का जो मौजूदा स्वरूप है उसमें नहीं, 2035 हाइब्रिड हिंदी, मतलब क्योंकि किताब का जो पूरा रीडर्स सेटअप है, प्रीमाइसिस जो कहते हैं, वो 2035 का है। क्योंकि प्रीमाइस 2035 का है, तो मैं उसी की भाषा, रीडर्स भी 2035 में जो रीडर होंगे उनकी जो हिंदी होगी वो है। और आसान है मुझे कि भैया आज से 20-30 साल पहले जो हिंदी बोली जा रही थी, आज जो हिंदी बोली जा रही है, तो उससे मुझे अंदाज जिस दिशा में जा रही थी 2035 में हिंदी कैसी बोली जाएगी, उसको ध्यान में रखते हुए जो किताब है उसकी जो ओरिजिनल लिखी है वो हाइब्रिड हिंदी में मैंने लिखी है। हाइब्रिड हिंदी शब्द भी अपने आप में नया, और इसीलिए मैंने किताब में हाइब्रिड हिंदी शब्द की 2 पैराग्राफ में क्या है हाइब्रिड हिंदी क्या होगी, कैसी होगी। और बहुत सिंपल सी बात है, हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन लिटरेचर से जुड़े हुए लोग या हिंदी शिक्षा जगत से जुड़े स्वीकार नहीं करते कि हमारी हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो अंग्रेजी के होते हैं, बहुत सारे। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हिंदी की महानता है, उर्दू सब हिंदी की महानता है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, सबको समाहित कर लेती है और अपने फ्लो को बनाए रखती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि बच्चे को जब एग्जाम में हिंदी लिखनी है तो अलग लिखता है, बाहर आके जब बात कर रहा है तो अलग हिंदी में बात कर रहा है। यही तमाम जो लोग हैं, जो बहुत बार मैं मिलता हूँ कि नाम तौर पे ना बात करते तो हिंदी में बात करेंगे तो अंग्रेजी के शब्द, क्योंकि हम मुंबई में हैं तो मराठी के शब्द मिश्रित वगैरह हो जाते हैं। लेकिन टाइम आप उसको सेमिनार में भेजिए और माइक थमा दीजिए, फिर देखिए कैसे संस्कृत निष्ठ हिंदी में कर देते हैं। तो ये 2 स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हिंदी वही बोले, भाषा वही बोलिए जो भाषा नदी की तरह है। जो आप नॉर्मल तौर पे बोल रहे हैं उसको बोलिए। आप 2 अलग अलग तौर पे आप प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि भाई माइक आते ही हाथ में आप बताएंगे हाँ देखिए मेरे को भारी भरकम शब्द आते हैं, मैं पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। और जब बाहर आने के बाद में फिर उसी पे आते हैं। अंदर जाके बोलते हैं मैं चाय का सेवन करता हूँ, बाहर आने के बाद बोलेंगे एक कटिंग पिला। ये लेवल उनका फर्क है। पानी कम चाय क्या बोलते हैं, बहुत सारे पानी कम चाय ला क्या कटिंग चाय हम लोगों ने बहुत वो पत्रकारिता में जब हम बाहर शूटिंग करते थे तो जाते थे पानी कम चाय बहुत पिए। बिल्कुल। तो अभी तो और वैरायटीज चाय की आ चुकी है। हाँ, अभी तो इतने सारे कप में, छोटे से कप में चाय पिलाए जाते हैं। चाय बेचने वालों को भी सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल। संजय, आप पता नहीं आगे जाके कौन क्या बन जाएगा। एक आप सफल पत्रकार हैं,
सफल लेखक हैं, सफल इंसान है, आपकी विचारधारा जो एकदम साफ है, विचारधारा भी है आपके पास। हम चाहते हैं कि आप जो नए जो भरते हुए पत्रकार हैं, यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान जो हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, पहले तो पत्रकार ही बनेंगे, लिखना तो सीखेंगे, तो उनके लिए क्या आपका कोई संदेश? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि पत्रकारिता का जो भविष्य है वो यंगस्टर्स ही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में पत्रकारिता ज़्यादातर लोगों को देखेंगे 90% लोग हैं कि पत्रकारिता नहीं हो रही है। पत्रकारिता के नाम पे लोगों ने अपनी दुकान खोल ली है, या एक वेरी बायस तौर की पत्रकारिता हो, इस तरफ वाले के हो या उस तरफ वाले, सत्ता पक्ष की हो या सत्ता विरोधी, दोनों तौर पर बहुत बायस तरह की पत्रकारिता हो रही है। जो थोड़ी बहुत ढंग की हो रही है वो सोशल मीडिया पर या पॉडकास्ट वगैरह है, उस पर हो रहा है। यंगस्टर्स के पास ये है कि जो नई जनरेशन आई है उसके पास एक फ़ायदा अच्छा है कि उसको अब किसी प्लेटफॉर्म की मोहताज नहीं है। जब पहले, आज से बहुत पहले जब पत्रकारिता करते थे, लोगों ने लेखक आर्टिकल लिख लिया, पोइट्री लिख ली, अब अखबार वाले के पास भेजते रहो, उसकी मर्जी आई तो छपेगा तो नहीं छपेगा। आज आपके चक्कर हाथ में लगवा मोबाइल है, आपके पास इतने सारे फेसबुक है, मीडिया है, जो सोशल मीडिया के साइट्स वगैरह हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स हैं, न्यूज़ के साइट्स हैं, आप कहीं भी आप डाल सकते हो। हर आदमी अब पत्रकार बन सकता है। आप देखिए, ज़्यादातर वायरल वीडियोज़ और वायरल न्यूज़ उन्होंने दी है रिसेंट टाइम में, जो लोग पेशे से पत्रकार नहीं है, बट काम उन्होंने पत्रकारिता क्या की है। आज के तारीख में मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से ज़्यादा पत्रकारिता तो स्टैंड अप कॉमेडियंस करने हैं। वेब सीरीज में ज़्यादा हो रही है, पॉडकास्ट के अंदर ज़्यादा पत्रकारिता हो रही है कि लोग एटलीस्ट आकर बात कर रहे हैं। तो पत्रकारिता करने के लिए पत्रकार का पेशा होना जरूरी नहीं है कि आप भाई पेशेवर हैं। डिग्री चाहिए कि नहीं? डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है पत्रकारिता के लिए। डिग्री नहीं, मेरी खुद की डिग्री नहीं है, मैंने खुद नहीं ली थी। जब मुझे याद है कि मैंने जब शुरू किया था तब मैंने पढ़ रहा था और सडनली नया मुझे जब एग्ज़ाम का टाइम था तो 1996 में लोकसभा इलेक्शन आ गए। तो मैंने बोला यार इलेक्शन तो बहुत कभी कभी आते हैं, एग्ज़ाम हर साल आती है, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसके अगले साल फिर 97 में यहाँ पर बीएमसी के इलेक्शन हो गए 1997 में, और कोइंसाइड हो रहा था, तो मैंने एग्ज़ाम देने के बजाय इलेक्शन कवर करना उचित समझा। यही चीज़ 1998 और 1999 में भी हुई। तो मैंने 4 साल मैंने लगातार स्किप किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं एग्जाम देके क्या करूँगा, मैं ऑलरेडी एक जगह पे बॉस बन चुका, ब्यूरो चीफ बन चुका था एक चैनल का। जी, मैं ब्यूरो चीफ। हाँ, तो फिर उसकी मुझे जरूरत पड़ी नहीं। तो डिग्री वाली चीज जरूरत नहीं, देखिए कमिटमेंट बहुत जरूरी रहता है। लेकिन जॉब के लिए डिग्री ढूंढते हैं, मांगते हैं भाई। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता पत्रकारिता या किसी चीज़ के अंदर आपको ऐसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ है, उसके लिए क्या आपको डिग्री चाहिए? क्रिकेट खेलने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए? आपको पॉडकास्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? आपको शेफ बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए? इट्स ऑल अबाउट आप कितने स्किल्ड हो। आपके पास स्किल होना चाहिए, बिल्कुल, नॉलेज होना चाहिए। और कागज पे अगर डिग्री नहीं मिली तो भी चलेगा, डिग्री है तो अच्छी बात है, लेकिन डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये हमारे साथ थे संजय सिंह। 4-5 किताबें उन्होंने लिख दी है, एक वेब सीरीज बन गई है तेलुगु स्कैम पे, और भी बहुत सारे जो है उन पे काम चल रहा है। नए जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे काफ़ी कुछ सीख करके जो उभरते हुए पत्रकार हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लाइमलाइट में आ सकते हैं, और बॉलीवुड या जो भी है आज के दिन में जो ज़रूरत है लाइमलाइट में आने के लिए, उसमें भी अपने कदम रख सकते हैं, आजमा सकते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड ये जो वीडियो है हम ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल हिंदुस्तान पोस्ट, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिए कैसा लगा ये हमारा आज का प्रोग्राम। नमस्ते हिंदुस्तान, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।